बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज करते हैं। ग्रीक थिएटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ग्रीक ट्रेजेडी होती क्या थी, ओरिजिन क्या थे, पार्ट्स क्या थे, इसके अलावा कैसे डेवलप होता था थॉट, इसके अलावा और जो एसोसिएटेड जो चीजें हैं थिएटर की, ग्रीक थिएटर की, उनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स अ ग्रीक ट्रेजेडी अ ट्रेजेडी? क्या एक important interview question है, because a Greek tragedy is a tragedy because it involves an important high-born character, a person from nobility or from upper class, usually a king, a noble hero. It could be Achilles, it could be Oedipus, it could be Creon, it could be anyone, but he must belong from the upper class. So this is how a person continues his process in a play, and eventually, due to some kind of error of judgment or fatal flaw, that is known as hamartia or a hubris or excessive pride, he falls down. The higher the character, and the nobler the character, the higher would be his fall down to the earth. तो ये एक important features हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ आइडियल ट्रेजेडी क्या हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी के। इसके अलावा हमार्टिया, एनाग्नोरिसिस, पेरिपीटिया, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। एनाग्नोरिसिस एक डिस्कवरी है एक किस्म की, ठीक है, जिसमें और प्ले उसमें करेक्टर को ही आइडेंटिफाइज any kind of his error of judgment. We have an example from Oedipus Rex that by judging his swollen foot, by identifying his swollen foot, he identifies any symbol or similarity between the prophecy. तो एक क्रिटिकल डिस्कवरी है जिसमें उसको पता लग जाता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। और इसके अलावा डेनोमा एक वो टर्निंग पॉइंट है, पेरिपीटिया टर्निंग पॉइंट है ड्रामा, जिसमें प्लॉट जो है वो एक बिल्कुल फॉलिंग एक्शन की तरफ, डेनोमा की तरफ आ जाता है, जिसको जो है पोएटिक में उसने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया। डेनोमा क्या है और पेरिपीटिया क्या है? रिवर्सल फ्रॉम गुड फॉर्चून टू बैड फॉर्चून। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन फ्रॉम नोबल कैरेक्टर हु इज a noble but due to some kind of error of judgment or tragic flaw or hamartia, he could not uplift according to the tradition or according to the noble life, he may fall down or he may face from a tragic life. तो उसको फिर उसका जो लाइफ का जो रिवर्सल है उसको हम ये कहते हैं टर्निंग पॉइंट, फ्रॉम गुड टू बैड फॉर्चून वगैरह। तो अरिस्टोटल ये कहता है कि उसमें ये बताता है, ये बताते हुए कि अच्छे इंसान के साथ अगर होगा तो अच्छा होगा, और अगर किसी बुरे के साथ बुरा हुआ तो ऑडियंस के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। तो वो ये कहता है कि अच्छे किरदार इसलिए होने चाहिए, ये बताने के लिए। अमार्टिया क्या है? एक ट्रेजिक फ्लॉ है आपके सामने। विक्टर फ्रैंकेनस्टीन जो है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हिज कन्विक्शन दैट ही कुड challenge the god, he could challenge the nature, or he could आप ये कह सकते हैं कि interfere with the laws of nature, or some kind of excessive pride, he drive himself to the madness and develop a monster who eventually makes fool out of him, उसको पागल पर कर देता है, उल्टा चेस करता है उसको आखिर में। तो ये एक ट्रेजिक फ्लॉ है आपके सामने, मॉडर्न जो आपके सामने जो रोमांटिसिज्म में लिखा गया, उसमें मैरी शैली ने जो लिखा। तो इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एडिपस रेक्स है। इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कॉन्टिन्यूसली आपको ये रिमाइंड करवाया जा रहा हो थ्रू द यूजेज ऑफ विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ के आप जो है ना प्ले देख रहे हैं, आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस वाज वेल अवेयर ऑफ द इडिपस, जो मिथ है उसके साथ उसको पता थी उस दौर में, जो ऑडियंस थी ग्रीक ड्रामे में, जो उसको पता थी कि जो इडिपस किंग है वो ही आखिर में निकलेगा, जिसको ड्रामेटिक आयरनी की भी बड़ी एक क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है। क्योंकि मेटाफिक्शन होता है तो उसमें ऑब्वियस फीचर्स जो है वो पता होते हैं लोगों को, और जो नॉवलिस्ट है वो बेसिकली आइडेंटिटी और उसकी कुछ फीचर्स जो है ना वो शेयर कर रहा होता है। और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिक्शन एक बयानिया तकनीक है जिसमें काम को खुद शौरी तौर पर अपनी तरफ तवज्जो तलब करता है और अपनी हैसियत पर बहस करके विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कॉलरिज ने एक टर्म इस्तेमाल की है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब है कि वी एंजॉय वाचिंग मूवीज डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो दैट एट द एंड अ कैरेक्टर में सफर और हीरो में सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट और ट्रेजिक फ्लॉ बुरा होगा, लेकिन हम इन ऑर्डर टू एंजॉय any piece of literature we halt the critical faculties of our mind. की एलिमेंट्स इसके बारे में मजीद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको मजीद भी इसको पढ़ेंगे। ग्रीक थिएटर की एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है।
अगर ग्रीक थिएटर के की एलिमेंट्स हों तो आपने बताना है कि थिएटर का क्या फीचर था। इट इन्वॉल्व ऑर्केस्ट्रा, स्कीन, कोरस, ऑडियंस, स्कीन वगैरह। और अगर ग्रीक ड्रामे के फीचर पूछे जाएं तो फिर ट्रेजिक फ्लॉ, इसके अलावा नोबल कैरेक्टर, हमार्टिया, एक्सेसिव वगैरह वो आप बता सकते हैं। फिर इसके अलावा अरिस्टोटल की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ट्रेजेडी के, वो आप बता सकते हैं कि हाँ हमार्टिया, एनाग्नोरिसिस और ठीक है वगैरह, आप उसको जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। एनाग्नोरिसिस, पेरिपीटिया और मार्टिया। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रीक ड्रामा, मिडल है, बिगनिंग है, एंड है, ठीक है। इसके अलावा प्रोलॉग है, एपिलॉग। प्रोलॉग दिबाचा, एपिलॉग एंडिंग जिसमें सम अप करके बताया जाता है। और अमूमन कोरस ये जिम्मेदारी निभाता था। ग्रीक एक्टर को क्या कहा जाता था? हिपोक्राइट्स कहा जाता था। मिथोलॉजी क्या क्या इन्फ्लुएंस था? मिथोलॉजी लोगों को टीच करती थी, बताती थी, समझाती थी, गाइड करती थी कि किस तरीके से इलनेस आई है, or how something bad have happened in their region, and how people have offended the Greek god वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एक किस्म की एक उनका ट्रेडिशन था और एक कल्ट था एक किस्म का जिसको वो फॉलो करते थे। हरकुलिस फीवर और गॉडेस जो उनके लिटरेचर में मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। What are three types of plays? थ्री टाइप्स ऑफ प्ले। उस दौर में आपको मैंने बताया कि सबसे पहले प्ले राइट कॉमेडी में अरिस्टोफेनीज से, और फिर इसके अलावा सेटू जो है ना प्ले था जिसमें बेसिकली मजाक उड़ाया जाता था और एक किस्म के मैरी मेकिंग होती थी, डांसिंग वगैरह की एक्टिविटी हो जाती थी टू रिलीव पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रबल, एंजाइटी वगैरह, फेयर वगैरह। It preserves theatrical elements of dialogue, actors speaking words, a chorus that dances and sings, mask and costumes. तो ये आपके सामने की इंपॉर्टेंट जॉनरास हैं ड्रामा की, ग्रीक की, और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती थी। प्रॉप्स में अगर आप देखें तो मास्क वगैरह इस तरह की चीजें, कॉस्ट्यूम वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, प्रॉप्स यानी एडिशनल चीजें जो स्टेज पर यूज हो रही हों। ठीक है। What are the characteristics of Greek comedy? ठीक है, कॉमेडी की क्या है? exuberant, high spirited satire of public person affairs, compose of song, dance, person invective वगैरह, buffoonery वगैरह। आप लिस्ट्राटा की एग्जांपल दे सकते हैं, अरिस्टोफेनीज की, जिसमें एक खवातीन जो है ना वो स्ट्राइक करती हैं और अपने हस्बैंड्स के खिलाफ कंट्राइव करते हैं। लिस्ट्राटा एक खातून भी होती है उसमें, और वो सबको मिलाकर स्ट्राइक करती है। तो इस तरीके से फ्रॉग्स भी है एरिस्टोफेनीज की लिखी हुई कॉमेडी में। अर्लीस्ट जो सर्वाइविंग वर्क है एरिस्टोफेनीज का, उनमें से इंपॉर्टेंट के दो के मैंने आपको नाम बता दिए। अच्छा, व्हाट इज ग्रीक कॉमेडी इन ग्रीक थिएटर? ठीक है, ग्रीक कॉमेडी में थ्री प्रिंसिपल ड्रामेटिक फॉर्म्स इन थिएट्रिकल ऑफ क्लासिकल एज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये है जिसमें एक तो बफूनरी, इसके अलावा क्रिटिसिज्म, इन्वेक्टिव, पॉलिटिकल इन्वेक्टिव, क्रिटिसाइज किया जाता, ब्लंडर वगैरह, और अजीबोगरीब किस्म के वाकयात जो है ना सुनाए जाते। बेसिकली जो लिस्ट्राटा है ये भी एक इसी तरह का है कि खवातीन जो है ना जो स्पार्टन्स की और एथेंस वालों की लड़ाई से तंग आकर हड़ताल कर देती हैं और स्ट्राइक कर देती हैं, और फिर मजबूरन जो है ना उनके जो हस्बैंड्स हैं वो पीस यानी ट्रूस डिक्लेयर कर देते हैं और सीज फायर कर देते हैं, जंग रोक देते हैं। की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीक ड्रामा थिएटर रिपीट हो रहा है बार बार, और इसके अलावा कोरस का भी रोल है, उसको भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये जरूर याद रखना है कि डायनासिस जो इनके ग्रीक गॉड थे, उसके वाइन के और मैरी मेकिंग के, फेस्टिवल्स के, पार्टी मेकिंग के, उनको एक ट्रिब्यूट और ऑनर पेश किया जाता था। ठीक है, कि आपके सामने उस इंपॉर्टेंट जिक्र भी आ रहा है। Lysistrata, one of the most common ancient Greek comedy by Aristophanes. अब इंपॉर्टेंट आपके सामने चीज आ रही है। मैं पहले फ्रेटैक्स पिरामिड का जिक्र करने से पहले मैं अरिस्टोटल की जो एक जो ट्रायंगल है, पहले मैं उसका जिक्र कर दूं। अरिस्टोटल की जो ट्रायंगल है वो तीन कोनों पे बनी हुई थी, जिसमें पहले एक्सपोजिशन है, ठीक है, और इसके बाद क्लाइमैक्स है, और फिर उसके बाद डेनोमा है। ठीक हो गया। तो जिसको बाद में जर्मन के एक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने तब्दील करके फ्रेटाक्स जो है गेस्टिव फ्रेटाक, उन्होंने इसको पिरामिड मिनी 5 कोनों में इसको
डिवाइड कर दिया। ये आपके सामने इसकी तस्वीर भी आ रही है। एक्सपोजिशन, आपको आगाह किया जाएगा, आपको बातों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा, इस एक्सपोजिशन में एक ये भी फीचर हो सकता है कि कहानी बिल्कुल मिडल में स्टार्ट हो और मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स माइट हैव हैपेंड प्रीवियसली और दे माइट बी इन्फॉर्म्ड इन द बिगिनिंग और इन द मिडल। ये हो सकता है कि राइजिंग एक्शन के दौरान वो वाले पास्ट इवेंट बताए जाएं। ये इसलिए बताए जाते हैं आपको ताकि एक तो राइजिंग एक्शन की लेंथ को कम कर दिया जाए और प्लॉट को जो है ना वो रिड्यूस कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। तो बहुत सारी अननेसेसरी डिटेल को एक्शन में ऐड करने से पहले आपको एक्सपोजिशन में, और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट जब आता है राइजिंग एक्शन में, जैसे कि टीयरसीएस जो आता है वो राइजिंग एक्शन की उम्दा मिसाल है, जहां पर आकर हमें थोड़े से वाकयात के बारे में बताना लग जाता है। क्लाइमेक्स वो इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अब क्या होगा, अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब मसले बनेंगे, हल होंगे, या जहां पर आप ये समझ सकते हैं जहां पे चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएं, जहाँ पे एडिपस को पता लग जाता है कि सस्पिशन शुरू हो जाती है, अपने पाँव को देखता है, सिंबल्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको फैक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जो है ना बात, अब चूंकि सारी चीजें सामने आ चुकी होती हैं, फिर वो फालिंग एक्शन की तरफ जाते हैं। Beta experiment is based upon 5 principles or is divided into 5, आप कह सकते हैं, edges. Your story has to start somewhere. In Freytag experiment, it starts with the exposition. Exposition का मतलब क्या? Expose करना, बातों को बताना। फिर Freytag experiment का सेकंड जो है वो है rising action. मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम बनती जा रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस डिटॉक्स पिरामिड को आप किसी भी जो ट्रेजेडी है उस पे लगा सकते हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी पे लगा सकते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पे फ्रीटेक्स पिरामिड को लगा सकते हैं, रिसर्च बेस्ड ये ऑप्शन है। फिर इसके अलावा जिसमें मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं और प्रॉब्लम एक जगह पर जाकर बहुत इकट्ठे हो गए हैं अब, जहां पर उसका कुछ ना हल होना चाहिए। क्लाइमेक्स, जहां पर उन प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हो रही है, ठीक है। फिर फॉलिंग एक्शन, फिर फॉलिंग एक्शन में हो सकता है हीरो मर जाए, फॉलिंग एक्शन में हो सकता है हीरोइन मर जाए, फॉलिंग एक्शन में हो सकता है विलन को कोई नुकसान पहुंचे, कोई प्रॉब्लम और जो है ना वो मसले हल होने शुरू हो जाए। जैसे कि हेमलेट में जो फॉलिंग एक्शन है वो जिसमें आपके सामने जो अपोलोनियस है उसको मारा जाता है, फिर उसके बाद चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होते हैं और रोजेनक्रांट्ज एंड गिल्डेनस्टाइन के बारे में इतलाती है कि वो इंग्लैंड में मर चुके हैं। फिर डेनोमा यानी आपका रेजोल्यूशन है, फॉलिंग एक्शन यानी इसका फॉलिंग एक्शन डेनोमा से पहले, जिसमें चीजें जो है ना वो इंटेंगल जो हैं हो चुकी हैं, वो खुल के सामने आ रही हैं, अलग अलग हो रही हैं चीजें। फिर रेजोल्यूशन है जिसमें सब पता चल जाता है कि कौन बच गया, कौन मर गया वगैरह। प्रीटेक्स्ट पिरामिड क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ अरिस्टोटल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर in which he transformed the triangle into pyramid and added two other level. Two other level उन्होंने कौन कौन से ऐड किए? ये वाला और ये वाला। ये गस्टव फ्रेटेग्स हैं, ये जर्मन नॉवेलिस्ट थे। ये तकरीबन आप ये कह लेंगे 19th सेंचुरी के। ये आपके सामने मजीद थोड़ी सी डिटेल आ रही है। ग्राउंड सिचुएशन और समथिंग हैपेंस, कैरेक्टर वांट्स समथिंग डिफरेंट। कुछ बुरा होता है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, टर्निंग पॉइंट जिसपे उस प्रॉब्लम्स को अब सोल्यूशन की तरफ जाना है, कोई हल की तरफ जाना है, चीजें फिर हल होती जा रही हैं। फिर ग्राउंड सिचुएशन, और जिंदगी चलती रहती है और फिर पता चल जाता है किसके साथ क्या माजरा होना है आखिर में। आपके पास मशहूर जो एक मूवी है देवदास है, उस पर भी आप ये लगा सकते हैं, उस पर भी आप ये प्रिंसिपल लग सकता है। अच्छी जो ट्रेजेडीज है मॉडर्न ट्रेजेडीज के अलावा, इसको आप इस पे लगा सकते हैं, मॉडर्न ट्रेजेडीज पे भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंस हो जाती हैं इसमें। व्हाट इज फ्रीटाग्स पिरामिड, उसको मजीद डिस्क्राइब किया गया, ये उसको मजीद एलाबोरेट किया गया। एग्जाम्पल ऑफ हिब्रिस, एक्सेसिव प्राइड, ठीक है। ये है इसकी मिसाल भी दी गई है। एक पॉलिटिशियन जो ये समझे कि ही कैन विन एन इलेक्शन एंड चूजेस टू स्किप कैंपेनिंग। एक्सेसिव प्राइड और ओवर एस्टिमेट कर लेना, ग्रीक रूट्स है इसके। कैथारसिस, ठीक है, प्यूरिफिकेशन और परगेशन ऑफ इमोशंस, जो थॉट है ऑडियंस से रिलेटेड है। अरिस्टोटल कहता है ट्रेजेडी का पर्पस ये है कि
to arouse a sense of pity of terror and fear in the minds of audience, and hence at the end when the good person is justified and he undergoes the process of a good event, तो justification है, और bad जो है शख्स है उसके साथ bad event होता है, तो एक काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन होती है, उसको कैथारसिस कहते हैं। बुरे को सजा मिल जाती है, अच्छे को जजा मिल जाती है, ये वो कंसेप्ट है, और सेटिस्फेक्शन एक हो जाती है, आइडिया हो जाता है। प्रॉप्स वर यूज इन एंशिएंट ग्रीक, क्या प्रॉप्स यूज किए जाते थे? मास्क यूज किए जाते थे, फिर इसके अलावा लियो यूज किया जाता, मौसीकी के औलाद वगैरह वगैरह यूज किए जाते, फिर एक्लिमा या एक्साइक्लीमा वगैरह यूज किए जाते थे। उसको मैं आपके सामने लेके आता हूँ किस तरह से यूज किया जाता था। एक स्टेज पे डिवाइस यूज की जाती थी इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंशिएंट ग्रीक मास का मतलब क्या था, उसको हम देखते हैं वाइंड अप कितनी जल्दी कर सकते हैं। बस 4 या 5 स्लाइड रहेगी, सिर्फ 4-5 मिनट चाहिए मुझे। मास्क इसलिए यूज किए जाते थे करेक्टर बदल बदल कर यूज किए जा सके। मेगाफोन होता नहीं था लेकिन उसमें आवाज फैल कर जाती थी। 15,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होती थी, जो थिएटर ऑफ डायोनिसिस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर ड्यूस एक्स मैकिना क्या चीज है? एक ऐसी मशीन है, समझे, जिसका मतलब है कि गॉड फ्रॉम मशीन के बाद का थिएटर के अंदर जब गॉड को इंट्रोड्यूस करवाना होता था तो वो एक मशीन के जरिए, जिसको ड्यूस एक्स मैकिना आप कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रीक थिएटर का, जिसको इडिपस रेक्स में और इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज में यूज किया जाता था, तो उससे इंट्रोड्यूस किया जाता था। ये आपके सामने तस्वीर आ रही है जिसमें किस तरीके से ग्रीक गॉड को ये एक मशीन के साथ, ये आपके सामने ग्रीक गॉड है जिसको थिएटर में जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, जिसको एक्लीमा या फिर एक्साइक्लीमा जो है ना इंग्लिश में कहा जाता है, एक्सोस्ट्रा भी कहा जाता है, अ काइंड ऑफ मशीन इन विच अ गॉड, अ ग्रीक डेटीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉरिंग अ क्रेन और समथिंग। ठीक हो गया। टैब्लू क्या है? थिएट्रिकल पिक्चर है, एक फ्रोजन पिक्चर है। ये देख लें आप, ग्रीक थिएटर की मजीद इंपॉर्टेंट फीचर है। डायलॉग, स्कीन, ऑर्केस्ट्रा हम डील कर चुके हैं इसको पहले। ठीक हो गया। डायलॉग है, स्कीन है, स्टेज की सेटिंग पीछे जहाँ पे, फिर इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा जहाँ पे खड़े होकर कोरस परफॉर्म करता था, डांस करता था, और कोरेजियस जो लीडर है उनके, और कोरस 50 12 से लेकर 40 20 25 कंपनी है लोगों की जो परफॉर्मेंस देती थी। ग्रीक थिएटर में कोरस क्या है? वो लोग जो कि गाना गाकर, म्यूजिक एक रिदम के साथ पढ़कर कहानी को आगे प्रोसीड करते थे, कमेंट करते थे। जो एडिपस रेक्स में जो कमेंट कर किया जाता है आखिर में, वो कोरस ये कमेंट करता है कि हमें किसी शख्स की जिंदगी अच्छी होने की पेशेन गोई कर नहीं जानी चाहिए जब तक हम उसका एंड ना देख लें। यानी किसी शख्स के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि यार इसकी बहुत अच्छी जिंदगी है, जब तक हम उस शख्स के एंड से वाकिफ ना हो जाएं। इसी तरह कोरस क्यों इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड बताया करता था, प्रोलॉग में इसका रोल होता था, एपिलॉग में इसका रोल होता था। ठीक है, तो इस तरह से कोरस अपनी मनवाता था अपनी बात को। जो देयर इज ऑलवेज अ कोरस लीडर, ठीक है, क्राइव, इसको कोरिफियस कहा जाता था, इसको जो लीडर है उसको। अब क्लासिकल ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी को जरा देख लें, एक फर्क। मॉडर्न ट्रेजेडी की अगर आपने मिसाल देनी हो तो सबसे अच्छी मिसाल आपके पास डेथ ऑफ सेल्समैन है, आर्थर मिलर की। क्लासिकल ट्रेजेडी में एक नोबल कैरेक्टर होता है, इसमें आम कैरेक्टर होता है, और इसके अलावा वेल्थी अपर क्लास का ये कॉमन बंदा भी हो सकता है। फिर इसके अलावा ट्रेजिक फ्लॉ हो सकता है, यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट जो है वो हो सकता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उसको माली मुश्किलात का सामना हो, उसको सोशो इकोनॉमिक बैरियर का सामना हो। ठीक है, इसमें ये आ सकता है। मल्टीपल प्लॉट्स हो सकते हैं, इसमें सिंगल एक्शन, यूनिफाइड एक्शन को डिस्कस किया जाता है, जबकि मॉडर्न ट्रेजेडीज में आर्थर मिलर को जहन में रखते हुए आपने इसको मिसाल भी देनी है डेथ ऑफ सेल्समैन की। और टाइम स्पैन होता है इसमें, मल्टीपल सेटिंग, टाइम प्लेस वगैरह चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आपके सामने फ्लाज आ रहे हैं, इसमें आयरनी, सार्केज्म वगैरह यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फ्ला वगैरह हैं वो सोशियो इकोनॉमिकल बैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का जिक्र आ रहा है। सिंगल सेंट्रल प्लॉट है, ठीक है। जो इसकी अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी है इसमें मल्टीपल सब प्लॉट्स हो सकते हैं। जो टेम्पेस्ट है आपने देखा कितने, उसमें कॉमेडी के अंदर भी कितने आ जाते हैं, हैमलेट के अंदर भी कितने सारे सब प्लॉट्स हमें नजर आते हैं। लेकिन अरिस्टोटल ट्रेजेडी में सबसे बड़ा जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो सबसे बड़ा एक आता है ना हमें, वो एक हमार्टिया की फीचर नजर आता है, और डेथ एक इंपॉर्टेंट हमें एलिमेंट नजर आता है। ठीक है,
प्रोटैगनिस्ट ऑफन फेस अ ट्रेजिक डेथ। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हमें नजर आती हैं अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। ठीक है, कॉमिक सीन्स को रिप्लेस कर लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। बहरहाल आज का हमारा जो लेक्चर है वो तो इख्तिताम पजीर होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस की गई है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली रह भी गई होंगी, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे आज पूछूंगा, उसका आपने ऑडियो मैसेज में मुझे जवाब देना है। सिर्फ जो आपके करने का वही काम है कि आपने इडिपस रेक्स को उसकी समरी या कोर सीरोसिस को आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। आप